जी, तो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। अब आज जो है हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जो रिसेंटली कुछ 2015 के अंदर एडवांस चीज़ें शामिल हुई, उनमें ES6 हम उस वर्जन को कहते हैं। 2016 उसे वैसे है 2016 में, तो ES6 वर्जन उसे कहा जाता है। इस तरह 2017 में जो आया वो ES7 वर्जन कहा जाता है इस तरह। लेकिन जो मोस्ट यूजेबल है वो ES6 वर्जन है और उसकी कुछ मॉडर्न चीज़ें हैं। देखिए ना, पहले मैं भी आपको थोड़ी देर में हिस्ट्री भी दिखाऊंगा उसकी। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें। हाँ जी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ES6 स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ जी, आप बताएं, आप हो रही है शेयर? जी, तो हम जावास्क्रिप्ट में जो ES6 वर्जन है उसको हम देख रहे थे। ES6 अगर विकिपीडिया के मुताबिक देखें, जावास्क्रिप्ट ES6 विकिपीडिया, तो विकिपीडिया पे ना आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले ही खोल लेते हैं। ES6 इसलिए बोला जाता है इसको ECMA स्क्रिप्ट्स। ये अभी मैं आपको यहाँ से पूरी इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये देखें, ये ECMA एक फुल फॉर्म है, फुल एब्रिविएशन है एड स्क्रिप्ट। ये जो कि इनके डेवलपर हैं ECMA इंटरनेशनल, जिन्होंने ये जावास्क्रिप्ट बनाई और जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो हुई हैं। अगर हम आ जाएं इसके थोड़ा सा वर्जन्स पे, तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट एडिशन आया जावास्क्रिप्ट का वो 1997 में आया था। फिर 1998 में उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की गई। 1999 में भी थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है ना ऐड किया गया, कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस वगैरह ऐड की गई। और उसके बाद देखिए 1999 के बाद फिर जो है 2003 के अंदर थोड़ा बहुत जो है ना उसके अंदर फोर्थ एडिशन जो उसका वो आया था, उसके अंदर भी कुछ माइनर सी चेंजिंग की गई। लेकिन 2003 के बाद 2009 तक का जो ड्यूरेशन है, ये इसके दौरान कोई जो है चेंजिंग नहीं आई। फिर 2009 के दौरान कुछ चेंजिंग आई, तो इसका मतलब तब तक वही ट्रेडिशनल अप्रोच ही यूज होती रही। 2011 में फिर उसके बाद जो है ना ECMA स्क्रिप्ट्स ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम हर साल थोड़ा बहुत जो है ना इसके अंदर चेंजेस करेंगे। अब वो क्या करते कि जी 2011 के बाद 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 इस वक्त चल रहा है। 21 के अंदर उसका 12th एडिशन चल रहा है। तो ये ES6, ES7, ES जो है ना इस तरह ये 6th एडिशन जो है 2015 में आया था। ठीक है, उसको ES6 बोलते हैं। 7th एडिशन 2017 में आया। अब इसके अंदर वालेकुम सलाम। अच्छा, तो इसमें हुआ क्या कि हमारे पास ये जो 2015 में आया उसके सबसे ज्यादा जो है ना ये ES6 एडिशन यूज हुआ है। जो पॉपुलर हुआ है वो ES6 एडिशन पॉपुलर हुआ है सबसे ज्यादा। तो अब यहाँ पर ES6 का कौन सा जो है वर्जन समझ लें उसके ज्यादा यूजेबल है और उसको कौन सा फीचर, जब इस वक्त मार्केट के अंदर डेवलपमेंट के अंदर देखा गया तो सबसे ज्यादा जो चीज यूज हो रही थी ES6 की वो एरो फंक्शंस थे। एरो फंक्शंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अभी थोड़ी देर में जब हम उसका कोड रन करना स्टार्ट करेंगे
कि इन एरो फंक्शंस ने अननेसेसरी चीजों को जो है वो खत्म करके जस्ट वो चीजें यूज की जो कि लॉजिक के अंदर इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारी चीजें जब आप ट्रेडिशनल फंक्शन बनाते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके कोडिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। टॉपिक हमारा है एरो फंक्शंस का। तो एरो फंक्शंस जो है ये इस्तेमाल होते हैं ES6 के अंदर। स्टार्ट में जो जावास्क्रिप्ट थी ये ट्रेडिशनल थी, और इस ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट में जो एडिशन की गई वो की गई ES6 की। जैसे ही ES6 आया, ES6 के अंदर ऐसे एडवांस फीचर थे कि इस जावास्क्रिप्ट को मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, किसकी वजह से? इस ES6। इस ES6 को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी, यानी कि जब ये ES6 वर्जन आया उसके बाद जावास्क्रिप्ट को मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोला जाता है, मॉडर्न JS। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनमें से एक को तो आज हम स्टडी करने लगे हैं, वो है एरो फंक्शंस। सिंपल फंक्शंस पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम एरो फंक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, अब जो ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं जरा उनको पहले रिवाइज करते हैं। ट्रेडिशनल फंक्शन कि पहले आप जो फंक्शन लिखने का तरीका इस्तेमाल करते हैं, आपको याद होगा कि आप क्या यूज करते हैं जी? फंक्शन का कीवर्ड और आगे फंक्शन का नेम देते हैं। क्या नेम होता है? कोई नेम दे दें, फॉर एग्जांपल आपने सम लिख दिया, इसको आपने XY पैरामीटर दे दिए, और उसके बाद आपने क्या किया? ये एक बॉडी बना दी, ऐसे ना। इसके अंदर आपने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न x प्लस वाई। ये क्या करता है? x और y जब हम इसको पास करेंगे, अब आगे मैं इस फंक्शन को यूज करने के लिए क्या करूंगा? फंक्शन कॉल करूंगा। फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल किस लिए होता है? ये आपको पता है कि फंक्शन लिख दिया एक बार, जब हमने उसको एक्टिवेट करना है, उसको यूज करना है, तो हम फंक्शन कॉल के थ्रू यूज करते होते हैं। विदाउट फंक्शन कॉल आप किसी भी फंक्शन को लिख तो सकते हैं लेकिन यूज नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, अब इसको यूज करना है। ये क्या करता है? दो जो वेरिएबल आप इसको पास कर, दो वैल्यूज जो पास करेंगे, ये उनका आंसर आपको रिटर्न करेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट आंसर 1। आंसर 1 इज इक्वल टू, फंक्शन कॉल किया मैंने सम, और इसको मैंने दे दिया 2 3। अब देखिए हमारे पास हमने किया क्या है? ये फंक्शन कॉल है। तो जब फंक्शन कॉल होता है, ये आपको पता है कि जो फर्स्ट पैरामीटर है ये फंक्शन के अंदर फर्स्ट पैरामीटर को पास हो जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन में फर्स्ट वेरिएबल को। सेकंड पैरामीटर सेकंड वेरिएबल को पास हो जाता है। कहां पे? क्या मतलब? फंक्शन का हाँ डिक्लेरेशन नहीं, आप जावास्क्रिप्ट अभी तक आपको मतलब नहीं आती ना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जो मर्जी कर रहे हैं, आपको ये चीजें जरूरी नहीं है डिक्लेरेशन के लिए। आप करें ठीक है, नहीं तो एज अ वेरिएबल वो यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू दे रहे हैं ना 2, तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पैरामीटर ये x क्रिएट हो जाएगा। फिर 2 इंटीजर है ना, तो x एज अ इंटीजर वेरिएबल कंसीडर होगा। अगर यहाँ पर मैं 2.5 लिखूं तो वो एक फ्लोट वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू है, तो x एज अ डेसिमल कंसीडर किया जाएगा, फ्लोटिंग वैल्यू। लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही डेटा टाइप है और वो है नंबर। अगर आप यहाँ से नंबर पास कर रहे हैं तो ये वेरिएबल एज अ नंबर यूज होगा, और अगर यहाँ से आप कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो ये एज अ स्ट्रिंग यूज होगा। लेकिन आप डिक्लेरेशन कर भी नहीं तो कोई इशू नहीं। बात समझ रहे हैं? अच्छा 12। तो ये जो 2 है ये किसके अंदर आ गया? x के अंदर। 3 किसके अंदर आ गया? y के अंदर। ठीक है, अब होगा क्या? होगा ये कि जब अंदर आएंगे फंक्शन के अंदर, ये हमें रिटर्न करेगा ये एक्सप्रेशन इवेलुएट करके। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देगा, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देगा। x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू क्या थी? यहां से क्या पास हुआ? सीक्वेंस याद रखना है। फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर को पास होती है, सेकंड पैरामीटर की वैल्यू सेकंड को पास होती है। तो 2 x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है?
3 है, तो 2 + 3 जब होगा आंसर क्या आ जाएगा इसका 5। और रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है ये वहां पे वो वैल्यू जो आंसर है रिटर्न करेगा जहां पर आपने इसे यूज किया हुआ है। तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन की जगह पे, इस फंक्शन कॉल की जगह पे कंट्रोल यहाँ शिफ्ट हुआ था, वैल्यूज पास हुई और आंसर रिटर्न हुआ, यहाँ पर 5 आ गया। वो 5 किसके अंदर आ जाएगा, आंसर 1 के अंदर, क्योंकि ये हम असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा ये उसको उस वेरिएबल के अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। अब हम जब लिखेंगे console.log और इसके अंदर हम आंसर 1 लिखेंगे तो हमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए जी, क्या डिस्प्ले होना चाहिए 5। तो हम जरा आते हैं टर्मिनल पे और न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। थोड़ा सा स्लो है ये, अभी टर्मिनल ओपन होता है। तो बहरहाल ये अभी जो हमने यूज किया है ना, ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब तक जो आप फंक्शन बनाते आए हैं, ठीक है ना, ये वो हम इस्तेमाल करते हैं। इन फंक्शंस को जब आप बनाते हैं, ये जरा मैं इसको यूं कर लूं कि ये हमने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, और ये जो नीचे है ये हमने उसको कॉल किया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसे, इस फंक्शन को। इसी तरह आप एक की बजाय 2 बार यूज कर लें, 10 बार यूज कर लें। बनाया एक बार है तो एक फंक्शन बन गया, उसको जितनी मरतबा आप यूज कर सकते हैं। तो कमांड याद है आपको, नोट्स today.js। हाँ जी, आंसर आपको क्या मिला 5। इट मींस कि हमने जो फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को ये 2 वैल्यूज पास हुई, उसने उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ऐसा तो हम कब करते थे, ऐसा तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी थी पुराना। तो हम एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, एरो फंक्शन को जरा देखेंगे अभी हम। तो एरो फंक्शन ये कहते हैं कि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना, देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये जस्ट कंपाइलर को ये बताता है कि ये आगे जो मैं नाम लिख रहा हूँ ये फंक्शन का नाम है, ठीक है ना। कंपाइलर को जस्ट ये बताता है, इसका लॉजिक के अंदर कोई रोल नहीं है भाई, एडिशन के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, जस्ट ये एक लेबल है कि भाई ये आगे जो नाम लिखा हुआ है ये एक फंक्शन का नेम है। अच्छा, ये जो फंक्शन का नाम है इसका भी कोई खास रोल नहीं है लॉजिक के अंदर। कहीं पर देखें लॉजिक हमारी तो ये है, यहाँ पर ये लॉजिक है जहां पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। हाँ, ये लॉजिक है जो वैल्यूज हम दे रहे हैं। तो लॉजिक के अंदर जिन चीजों का रोल ना हो, अब मैं इसको कमेंट करता हूं। चलिए कमेंट क्या करना है, इसको कॉपी करता हूं और मैं नीचे दोबारा जो है ना एक फंक्शन बना लेता हूं। अब मैंने ये जो फंक्शन अभी कॉपी किया है इसको मैंने एरो फंक्शन की शक्ल में लिखना है। जरा गौर से देखिएगा, हमने कहा जब हम एरो फंक्शन बनाते हैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट या लॉजिक जो होती है ना हमारी, वो पहले वाली होती है जो पुराने फंक्शन में इस्तेमाल होती है। सिर्फ उसको लिखने का तरीका चेंज हो गया और जो अननेसेसरी चीजें हैं वो हमने वहां से स्किप करवा दी, जिसका लॉजिक में कोई रोल ना हो। जैसे ये फंक्शन कीवर्ड है, एरो फंक्शन कहते हैं जी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सम नेम का भी कोई रोल नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ब्रैकेट्स का भी कोई खास इतना रोल नहीं है, जस्ट ये बताती हैं। रिटर्न का भी कोई रोल इधर फिलहाल नहीं है क्योंकि ये एरो फंक्शन ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। तो आप क्या करें, ये एरोज भी हटा दिए, सारी चीजें हटा दी। अब एरो फंक्शन अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स कि आपका एक फंक्शन जो होता है आप उसे इनपुट देते हो और वो इवेलुएट करके आपको आंसर क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो इन्होंने कुछ उसी रूल पे ही किया काम कि आप इनपुट दें और ये आपको आंसर देगा। एरो फंक्शन इसीलिए कहा जाता है कि दरमियान में हम एरो यूज कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारी इनपुट है, ये देखें ना ऊपर, ये क्या है हमारी फंक्शन को इनपुट यही है ना, यहां से वैल्यूज आती है ना फंक्शन को, तो ये हमारी इनपुट है और ये हमारी जो है आउटपुट जनरेट होगी। और रिटर्न कीवर्ड नहीं, एरो फंक्शन अंडरस्टूड है क्योंकि मैथ ये कहती है कि जब आप फंक्शन को वैल्यूज देंगे फंक्शन आपको आंसर देगा, आउटपुट देगा। तो इसलिए फिर यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है।
तो ये सिंपल देखें, इसको लिखना और इसको लिखना कितना सिंपल हो गया। आपने यहाँ पर बस सिर्फ इनपुट मेंशन करनी है, एरो उसकी जो भी कैलकुलेशन उसने परफॉर्म करनी है आपने वो बतानी है, एरो फंक्शन बन गया। अब एक और चीज हमारे सामने मुश्किल एक और आ गई जी, हम इसको यूज कैसे करें, नाम तो है नहीं। देखिए नाम तो है नहीं। अब अगर नाम नहीं है, यहाँ पर तो ऐसा था कि हमारे पास फंक्शन का नेम होता था, हम वो फंक्शन का नेम ही फंक्शन कॉल में यूज करते थे। ऊपर देखें सम का फंक्शन है ना बना हुआ, और हम फंक्शन कॉल के अंदर उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फंक्शन को। लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन का नेम ही नहीं है, तो हम कैसे इसको यूज करेंगे। देखिए एरो फंक्शन की में के कुछ जो है ना एक्स्ट्रा फीचर्स आए बनिस्बत पहले वाले फंक्शंस के। एरो फंक्शंस दो जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एरो फंक्शंस को एज अ पैरामीटर भी यूज किया जा सकता है, पूरा का पूरा एरो फंक्शन किसी को एज अ पैरामीटर पास करते हैं। दूसरी चीज कि ये जो एरो फंक्शंस होते हैं, ये एरो फंक्शंस पूरा का पूरा फंक्शन आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बात समझे? कंप्लीट एक फंक्शन, पहले आप वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करते थे, एरे स्टोर कर लेते थे, कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेते थे, लेकिन वेरिएबल के अंदर कोई फंक्शन स्टोर नहीं करते थे। लेकिन एरो फंक्शंस में आप वेरिएबल के अंदर, इन एरो फंक्शंस को वेरिएबल के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई फंक्शन कॉल करना होगा तो आप इस एरो फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो लेट फॉर एग्जांपल मैंने f एक वेरिएबल बना लिया इज इक्वल टू दिस, नाउ दिस होल फंक्शन इज असाइंड टू द वेरिएबल f। अब ये जो पूरा फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर उसका इनपुट पार्ट भी है। एरो फंक्शन पूरा का पूरा एरो फंक्शन यही है ना, इस बात से एग्री करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये एरो फंक्शन है, ये तो आप एग्री करते हैं ना। लेफ्ट, इस एरो का लेफ्ट पार्ट जो है वो इनपुट है, और राइट पार्ट जो है वो आपकी ऐसी एक्सप्रेशन है जिससे आउटपुट जनरेट होगी। और ये कंप्लीट जो है ना, ये एक फंक्शन है पड़ा, जिसे हम एरो फंक्शन का नाम दे रहे हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता होता है, लेफ्ट वाले वेरिएबल को राइट साइड वाली पूरी वैल्यू असाइन कर देता है। ऐसे करता है ना, जैसे आप x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं तो 2x को असाइन नहीं हो जाता। आपने अगर ऊपर लिखा लेट x इज इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब है, 5 इज असाइन टू x, ये x के अंदर 5 क्या हो गया, स्टोर हो गया, ऐसे ना। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड वाली सारी वैल्यू स्टोर हो जाती है किसके अंदर, लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड के अंदर। समझ के बात? तो यहां पर भी ऐसे, अब हमने असाइनमेंट में बजाय कि कोई एक वैल्यू देते, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 5f इज इक्वल टू 5 लिखता, अब मैंने पूरा फंक्शन ही असाइन कर दिया, पूरा एरो फंक्शन अब मैंने f वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। बात समझ गए जी? अब मैं इसको जब कॉल करूंगा तो मैं इसी वेरिएबल के रेफरेंस से कॉल करूंगा। कैसे कॉल करूंगा? जैसे आपको जब x की वैल्यू चाहिए होती है तो आप x को यूज करते हैं, a की वैल्यू चाहिए हो तो आप उसी वेरिएबल को यूज करते हैं ना। जैसे आपको x की वैल्यू चाहिए थी तो आप x प्लस y का मतलब है x की वैल्यू यहाँ जाए, y की वैल्यू। अब x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फंक्शन। x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमें वो पूरा फंक्शन यूज करना है। तो डेफिनेटली जिस वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है, हम उस वेरिएबल को ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अब क्या किया, लेट, अच्छा जी, आंसर 2 बना लेते हैं, इज इक्वल टू f, इसको हम दे देंगे 3 2 या 2 3, वही सेम दे देते हैं 2 3, ताकि हमें ये समझ आ जानी चाहिए बात कि हमारे पास दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को सेम वैल्यूज दी तो दोनों में आंसर हमें सेम दिया। देखें हमने क्या किया है, यहां से लेकर यहां तक ये एक एरो फंक्शन बनाया भी है और उसको यूज भी किया। जब भी आप एरो फंक्शन को कॉल करना चाहें, यूज करना चाहें, उसे एक वेरिएबल को असाइन कर दें और उसी वेरिएबल से आप उसे क्या कर लें, यूज कर लें। अब ये मैंने साथ 2 वैल्यूज क्यों पास की, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ये जो फंक्शन है इसकी इनपुट कितनी है, 2 है, तो मैं उस वेरिएबल के साथ वो इनपुट भी क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। अब आप कहेंगे बजाय इसके कि यहाँ वेरिएबल नेम दें, हमारे लिए तो आसान था, वही फंक्शन नेम ही लिखते, इतना कंफ्यूज होने की क्या जरूरत थी। देखें यहाँ पर आगे हम जब जाएंगे एरो फंक्शन के मजीद यूजेज देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे काम ऐसे हो रहे होंगे जो एरो फंक्शन से करना तो बहुत आसान होंगे, लेकिन ये आपका जो ट्रेडिशनल फंक्शन है ये उनको ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा होगा।
यही बात थी कि ES6 के अंदर एरो फंक्शंस को इंक्लूड इसी वजह से किया गया कि वो काम जो कि ट्रेडिशनल फंक्शन आसानी से नहीं कर पाते, एरो फंक्शन उनको बिल्कुल सिंपल वे में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसका यूज भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, जिसके अंदर आपको ये भी यकीन हो जाएगा कि वाकई एरो फंक्शंस एक मैजिक है जो कि ट्रेडिशनल फंक्शन से ज्यादा आसान होते हैं, और इनको हम कोशिश करते हैं स्मॉल फंक्शन के लिए यूज करते हैं, स्मॉल लाइन ऑफ कोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका लार्ज ब्लॉक होगा तो हम उसका भी तरीका है कैसे करते हैं। जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब ये हमें अगर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, डॉट लॉग, और इसके अंदर हम आंसर 2 प्रिंट करवा देते हैं। अब जी कहाँ गया? हाँ जी, तो नहीं, मैं सारा यूज कर रहा हूँ, मैं पहले उसको भी कर रहा हूँ ना। क्या है हमारा today.js है, नोड टुडे, तो हमने ये देखें दोनों का आंसर आपको क्या मिला है, 5 5। ऐसे ही है, दोनों का आंसर क्या मिला है, 5 5 आंसर आपको मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन, ये हमारा एरो फंक्शन है। ठीक है, हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया और उसी फंक्शन क्या किया, यूज किया। क्या किया, जो 3 चीजें हमने 4 चीजें खत्म की थी, एक रिटर्न कीवर्ड भी खत्म कर दिया। देखिए हमने इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाया हुआ, लेकिन फिर भी वैल्यू हमें मिल रही है। इसका मतलब ये जो एरो फंक्शन होता है ये ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है, रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती। अब मैं सिंगल लाइन फंक्शन की बात करूं, अब इसी तरह जब राइट साइड पे आते हैं, सॉरी, जब आपके पास फंक्शन आपने बनाया, कहीं पर आपने जो है ना फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पर आपने उसका नेम इस्तेमाल नहीं किया, बस इनपुट ली और ये जो आउटपुट का फार्मूला था वो उठाया। आपने इनपुट वाला पार्ट, ये देखें, ये इनपुट वाला पार्ट था, ये यहाँ लिख दिया। 3 वेरिएबल है तो 3 इनपुट्स होंगी और उसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अभी जो है ना हम एक और एरो फंक्शन बनाएंगे जो कि डायरेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें एरो फंक्शन मजीद अच्छे से समझ आए। तो हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं जो कि लेट्स f इज इक्वल टू, अच्छा मैं इस तरतीब वाइज चलूंगा। फॉर एग्जांपल x y z, ये 3 मेरी इनपुट्स हैं, 3 क्या मेरी इनपुट्स हैं। इक्वल नहीं करना, एरो लगाना है। 3 इनपुट्स पे ये एरो देखें, एक्चुअली एरो फंक्शन का पर्पस ये है कि ये मेरी इनपुट है और इसके अगेंस्ट क्या आउटपुट जनरेट होनी चाहिए उसका फार्मूला बताएं। जी, तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, x प्लस y प्लस z, ये एक फंक्शन बन गया। क्या बन गया, एरो फंक्शन। कितना आसान है। हाँ जी, मैं वो आगे उस पर जाता हूँ, वो एरो फंक्शन की डिफरेंट वेरिएशंस हैं, अभी हम उस पर चलते हैं। अभी हम सिंगल लाइन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एरो फंक्शन की राइट साइड पे सिंगल एक्सप्रेशन होगी। क्या होगी, मल्टीपल की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। और एरो फंक्शन सबसे ज्यादा यूज ही इसी काम के लिए हो रहे हैं कि जब सिंगल लाइन आपकी होगी, सिंगल स्टेटमेंट होगी, तो एरो फंक्शन को हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि एक सिंगल लाइन के लिए पूरा ब्लॉक बनाना वो हमारे लिए थोड़ा सा क्या होता है, लेंथी टास्क होता है। उसके लिए आपकी मेमोरी, क्योंकि वो जो सिंपल ब्रैकेट्स भी होती है ना, वो भी आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कंज्यूम करती है। फंक्शन का कीवर्ड भी आपके सिस्टम के अंदर मेमोरी कंज्यूम करता है। बात समझ गए। तो बहरहाल, तो ये हमारे पास जो है, इस वक्त हमने एक एरो फंक्शन बनाने के लिए क्या किया, इनपुट बताई, देन क्या बताया हमने, उसका एरो फंक्शन का ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद हमने वो वैल्यू उससे रिटर्न कर ये वैल्यू। सो अब इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए इस पूरे एरो फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर। लेट्स सपोज मैंने वो वेरिएबल बना दिया f,
डन। अच्छा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या एरो फंक्शन के बगैर हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ टेम्पलेट्स हमें हमें अपना टाइम कम से कम करना होता है, इस्तेमाल करना, तो कम से कम टाइम डेवलपमेंट का जो है ना हमने बनाना है। उसकी रीजन ये होती है कि आपके पास डिजाइन ऑलरेडी अगर अवेलेबल है, मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट को अगर मैं खुद बनाने लगूँ उसका डिजाइन तो मुझे 2 हफ्ते लग जाएंगे, और मुझे उसका एक टेम्पलेट $10 में मिल जाता है। मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है $300, 300 से $400 का मैंने प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं $10 का वो टेम्पलेट परचेज कर लूंगा, लेकिन उसमें तो सारा कुछ होगा। अब अगर हम सिर्फ लिमिटेड रहें और सारे कॉन्सेप्ट्स कवर ना करें, और अगर वो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर उसने बनाया हुआ है, तो आपको तो कोड ही नहीं समझ आना, कस्टमाइज आप नहीं कर सकते। जब आप बना रहे हैं कोई डिजाइन, कोई थीम आप बना रहे हैं, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पुराना ओल्ड फंक्शन मेथड यूज करें या एरो फंक्शन मेथड यूज करें, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि काम दोनों सेम कर रहे हैं। लेकिन जब आप बने बनाए टेम्पलेट्स उठाएंगे, उनको कस्टमाइज करना, उनके अंदर अगर किसी ने मॉडर्न चीजें यूज की हुई हैं, उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए मसला बन जाना है। हमें ये देखना है, हमें ये चीज समझनी है। कल को आप टेम्पलेट खोल के बैठे होंगे, सर ने तो हमें ये कराया है नहीं, ये पता नहीं क्या बना लिया आपने हमारे सामने। मैं उन चीजों को खत्म, सिरे से खत्म करता जा। इट्स योर चॉइस, जब आप डिजाइन बना रहे हैं, आप एरो फंक्शन मेथड यूज करते हैं या आप ट्रेडिशनल फंक्शन के मेथड यूज करते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन जब आप पहले से बनी हुई थीम को यूज कर रहे हैं और उसके अंदर उसने अगर एरो फंक्शन यूज किए हुए, तो वहां पर आपने फंस जाना। आप बेशक एरो फंक्शन को की जगह सिंपल फंक्शन लिखें, लेकिन तब आपको एरो फंक्शन समझ आएगा तो ही आप सिंपल फंक्शन लिखेंगे, तो उसको कस्टमाइज करने में फिर प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम एरो फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो रिसेंट चीजें बन रही होती हैं, रिसेंट टेम्पलेट्स बन रहे होते हैं, उनके अंदर वो रिसेंट चीजों को ही इस्तेमाल करते हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर आ चुकी होती है। तो हमने जस्ट क्या किया, इस फंक्शन का बताया कि ये इनपुट है और ये उसका फार्मूला है जिससे हमें आउटपुट मिलनी है, ये वैल्यू उसने हमें रिटर्न करनी है। अब कॉल कैसे करेंगे? हमने कहा console.log f, और इसको मैं वैल्यू दे रहा हूं 2 3 4। अब होगा क्या, मैंने फंक्शन कॉल डायरेक्ट console.log में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि पहले फंक्शन कॉल को किसी वेरिएबल को देता, यानी कि मैं पहले यूज करता कि लेट रिजल्ट इज इक्वल टू f इनटू 2 3 4, और फिर मैं console.log में आके लिखता रिजल्ट। मैं डायरेक्ट फंक्शन कॉल को ये console.log में लिख रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो कि हम कहीं डिफरेंट प्लेसेस पे इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने पूरा फंक्शन कॉल यहाँ पे किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, res रिजल्ट लिख लूंगा, जो मैंने रिजल्ट का वेरिएबल बनाया। अच्छा, अब जब मैं इसको कॉल करूंगा node today.js, उसने मुझे टोटल का आंसर रिटर्न किया हुआ है 2 + 3 5 + 4 क्या होता है, 9 ही होता है इसका आंसर, 9 नहीं आएगा। हुआ क्या कि f वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन था, f एक ब्लॉक है ना, उसके अंदर अपने फंक्शन हमने रखा हुआ है। हमने f से कहा भाई ये 3 वैल्यूज ले जाओ और उस फंक्शन को दे दो जो फंक्शन तुम्हारे अंदर स्टोर है। हाँ, सीक्वेंस वही रखना जिस सीक्वेंस में हम आपको दे रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई है, या मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करके समझाऊं? आ गई है। तो वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है। अब आप वेरिएबल एक ऐसा पर्सन है, समझ लें, एक ऐसा पर्सन है जिसके पास पूरा का पूरा फंक्शन मौजूद है। अब उस पर्सन को हमने कहा कि भाई जो तुम्हारे पास फंक्शन है ना, हमें उसकी जरूरत है, तो जाहिर सी बात है जब हम उसे यूज करेंगे हम पर्सन के नाम से यूज करेंगे।
किससे यूज करेंगे? पर्सन के नेम से यूज करेंगे। तो वेरिएबल नेम से, एरो फंक्शन को वेरिएबल नेम से ही कॉल किया जाता है, बस ये बात याद, उस वेरिएबल नेम से जिस वेरिएबल नेम के थ्रू आपने उन्हें बनाया हो। डन। तो हमने इसलिए एफ के थ्रू यूज किया, और वो सारे पैरामीटर्स आपने उसे पास कर देने हैं जो पैरामीटर्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहां तक कोई मसला हो तो आप मुझे बताएं। जी, कोई मसला नहीं है? एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है थोड़ा सा? अभी हम आगे इसको इतना यूज करने वाले हैं कि आप सबको ये बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन पुराना जो ओल्ड फंक्शन है वो भी आपको आना चाहिए, तभी तो हम कर सकते हैं इसको। ओके, देन अब हम आते हैं कि इस एरो फंक्शन के अंदर वेरिएशंस कितनी है, कितने तरीकों से हम इसे लिख सकते हैं। कहीं पर क्या लिखा होगा, कहीं पर क्या लिखा होगा। अभी आपने देखा कि ये हमारा एक ऐसा एरो फंक्शन है कि जिसके अंदर मैं अगर इस हिस्से को सिर्फ कॉपी कर लूं, इस पार्ट, तो आप में से मेरे ख्याल में सारे इस बात पे एग्री होंगे कि ये जो लेफ्ट पार्ट है ये आपका इनपुट पार्ट है। दीज आर द नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ पैरामीटर्स which we are going to pass to a function। ऐसे ही है, हम 3 वैल्यूज नहीं पास कर रहे उसको, और वो हम 3 वैल्यूज को क्या कर रहे हैं। तो वेरिएशंस में सबसे पहले हम जरा लेफ्ट हैंड साइड की वेरिएशन देखने वाले हैं। किसकी वेरिएशन? जी, लेफ्ट साइड वेरिएशन। लेफ्ट साइड वेरिएशन के मुताबिक हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं, जरा पॉसिबिलिटीज देखिएगा। ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट साइड पे एक पैरामीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हमने कहा जी x+1 कर दे, हमें रिटर्न क्या करे, x+10। एक पैरामीटर हो सकता है ना 3 की बजाय? नहीं, मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूं, वो तो हमारा फार्मूला बन गया ना। अब ये आपका ऐसा फंक्शन है, अगर मैं ट्रेडिशनल बनाऊं ना फंक्शन, थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच देखनी है, ये कैसे बनेगा फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं इंक्रीमेंट, INC बना लिया, ठीक है, और इंक्रीमेंट के बाद इंक्रीमेंट, और इसको हमने दे दिया x, और इसके अंदर हमने लिख दिया x इज इक्वल टू x+10। ठीक है जी, फंक्शन की स्पेलिंग गलत है। और फिर हम क्या करेंगे जी, रिटर्न x। मजबूरी है, इतनी बड़ी टांगे बंदा साफ हो गई। अब आप जरा अंदाजा लगाएं एरो फंक्शन और ट्रेडिशनल फंक्शन में कितना डिफरेंस आ गया। मैंने सिर्फ इंक्रीमेंट का फंक्शन बना था कि वो मुझे चले 1 का इंक्रीमेंट करके दे,